बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ी हैरत अंगेज़ लेकिन तवक्को के मुताबिक भी एक तरफ से एक डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है कि 20 अरब रुपए फ़ौरी तौर पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करे, तो बजाय के मनोअन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाता, हमारी इस PDM की रजीम ने इलेक्शन से फ़रार इख्तियार करने के लिए राज रियाज की असम्बली में, जो कि अब सिर्फ एक मजाक ही रह गया है, उसका बिल जो है वो टेबल कर दिया। और पहले तो ये ड्रामा किया गया कि IMF जो है वो इजाज़त नहीं देता हमें 20 अरब रुपए देने की, तो IMF को ख़ुद सामने आना पड़ा। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि IMF को ये कहना पड़ा कि हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं है इलेक्शन के फ़ंड्स के इजरा के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि हमारे पास 20 अरब रुपए हैं ही नहीं। फिर वहाँ खड़े होके सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ा कि भाई 20 अरब रुपए का ये मतलब है 0.01% सालाना ख़र्चा वफाकी और सूबाई हुकूमतों का, यानी 20,000 अरब रुपए इस साल वफाकी हुकूमत और सूबे मिल के खर्चेंगे। 20,000 अरब रुपए। आपका सिर्फ जो वफाकी हुकूमत का खसारा है वो 6,000 अरब रुपए है, और वहाँ पे 20 अरब रुपए का कहा गया कि हमारे पास मौजूद नहीं है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं इनकी हट धर्मी का और इनके इलेक्शन से खौफ का। सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में कहे लगे जब ये बात एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने की। जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो एक ज़िम्मेदार आदमी है, वो उस दिन बीमार हो गए थे और आज वो कुछ दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक इंतहाई मज़ाहिया बात है और जमहूरियत और आइन को की शिकनी के मुतरादिफ रखती है, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ली। तो 20,000 अरब रुपए जिस हुकूमत का रियासत का ख़र्चा है साल का, वो 20 अरब रुपए देने से इनकारी थी। तो वो जिस तरह बचपन में हम देखते थे ना, एक टॉम एंड जेरी कार्टून होता था कि बिल्ली लगी होती थी चूहे के पीछे और चूहा कभी एक बिल में घुस जाता था कभी दूसरे उसमें, तो उसी तरह ये PDM हुकूमत ने, क्योंकि अब IMF वाला नहीं चला और ये भी नहीं चला कि 20 अरब रुपए हमारे पास है नहीं, तो अब जो तीसरा उनको वो अपना बिल मिला है वो राज रियाज की पार्लियामेंट थी कि वहाँ से जाके इसको मुस्तरद करा लेते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत को ही मुंजमद कर देते हैं। तो आइन ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान का दस्तूर और पाकिस्तान का आइन इस मामले में क्या रोशनी डालता है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आर्टिकल 84 दस्तूर पाकिस्तान की, जो सप्लीमेंट्री और ग्रांट्स के, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से एक का कवायद व ज़वाबित जो हैं वो बयान करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ा देते हैं, 250 अरब रुपया 300 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान का एडिशनल खर्च होना है, तो ज़ाहिर है फ़ौरन पार्लियामेंट के पास तो नहीं जाया जा सकता वो एक्सपेंडिचर लेने के लिए। तो जिन्होंने दस्तूर बनाया उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल अपने सामने रखा। और बड़े खर्चे होते हैं, आप रोज़मर्रा में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपने बजट में नहीं लिए हुए, तो ज़ाहिर है रियासत का काम रुक तो नहीं ना जाता। जिस तरह ये कह रहे हैं कि जमहूरियत ही रुक जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। तो आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है, और एक पूरा तरीका जो है वो वज़ा करता है कि अगर कोई ऐसा खर्चा आता है जो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, जो इनिशियली बजट के अंदर जिसको फोरकास्ट नहीं किया गया, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट और उसको ले करना है बजट के दौरान उस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में, यानी जून के आखिर में। और वफाकी हुकूमत को मुकम्मल इजाज़त दी गई कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में से इस खर्चे को इस्तेमाल कर सके। और ये आर्टिकल 84A और B है। और क्योंकि हम भी ECC का हिस्सा रह चुके हैं कई साल, हमें मालूम है कि हर साल 200 से 300 अरब रुपए ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स उनको कहते हैं, और आर्टिकल 84A और B के तहत इनको इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ा वाज़े तौर पे आर्टिकल 84A-B में इसका तरीका लिखा हुआ है। इस साल भी तकरीबन 100 अरब रुपया सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में जा चुका है इसी तरीके के ज़रिए, यानी पार्लियामेंट से फौरी तौर पर वोटिंग नहीं करानी पड़ती। साल के एंड में आप बजट के साथ उसकी स्टेटमेंट रखते हैं और बजट के साथ वो पास हो जाती है। और हर साल जब से पाकिस्तान की तख्लीक हुई है यही सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। और ये आइन की 84A और B की क्लॉज है। अगर उसके पे भी ये नहीं जाना चाहते, क्योंकि आजकल हट धर्मी इतनी है, ये पहली मरतबा पाकिस्तान में होगा कि मार्शल लॉ लगाए बगैर ही जमहूरियत को मुंजमद करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर एक और तरीका भी है। मैं आपकी अब
जो तवज्जो है वो ले जाना चाहता हूँ आर्टिकल 81 के ऊपर। आर्टिकल 81 दस्तूर पाकिस्तान, यहाँ पे चार्ज्ड फंड के हवाले से जिक्र किया जाता है। मैं 2-3 मरतबा बजट पेश कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को पूरी तरह समझता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। चार्ज फंड वो होता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिस पे पार्लियामेंट को भी वोटिंग की आइन इजाज़त नहीं देता, यानी उसकी सिर्फ स्टेटमेंट रखी जाती है पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंटेरियन उस पर बहस कर सकते हैं लेकिन उस पर वोट नहीं कर सकते। वो वफाकी हुकूमत को करने ही करने हैं जब उनसे चार्ज हो। वो क्या है? मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह है, पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं कर सकती। सदर पाकिस्तान की तनख्वाह है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, डिप्टी चेयरमैन की, सेनेट के चेयरमैन की। लेकिन ज़रूरी क्या, और जो आपने डेट चार्जेस हैं, मतलब जो इंटरेस्ट के जो एक्सपेंस होता है हुकूमत पाकिस्तान का, उस पर वोटिंग नहीं होती। इसके अंदर एक और बड़ा आर्टिकल 81B, देखें जब हमारा दस्तूर बन रहा था तो जिन लोगों ने दस्तूर बनाया उनको ये पता था कि ये तो बड़ा आसान होएगा कि कोई भी पार्लियामेंट आके बैठ जाएगी और अपने इक़्तिदार को लामहदूद करने के लिए और जमहूरियत को मुंजमद करने के लिए वो कहेगी कि मैं नहीं देती इलेक्शन कमीशन को पैसे, लिहाजा इलेक्शन होएंगे नहीं और पाकिस्तान में मार्शल लॉ बगैर जमहूरियत जो है उसका तख्ता उलट दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम तनख्वाहें और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी चार्ज एक्सपेंस में डाल दिया, यानी कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और इलेक्शन कमीशन की तनख्वाहें इलेक्शन के इनेकाद के लिए आर्टिकल 81B के तहत चार्ज एक्सपेंस करार दे दिया, यानी कि पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं करती, उसकी सिर्फ स्टेटमेंट सामने रखी जाती है। एक और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको यह भी मालूम था कि कोई ऐसी बदकार हुकूमत भी आएगी जिसमें कोई शर्म नहीं होएगी और ढटाई के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत को मुंजमद करने के लिए 20,000 अरब में से 20 अरब रुपए भी नहीं देना चाहेगी। तो आर्टिकल 81D कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं अब आपकी तवज्जो उसकी तरफ लेके जाता हूँ। कोई भी रकम, एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, उसकी रकम किसी भी कोर्ट की जो पाकिस्तान के ऊपर जो वो सम तय करता है रकम के ये अदा की जाएगी, उसकी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती और उसको फौरी तौर के ऊपर अदा करना होता है और उसको भी चार्ज एक्सपेंस में करार दिया गया। अब मैं आपको एक और इसके ऊपर लेके जाता हूँ, एक ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर। जब हमारी हुकूमत थी तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के हवाले से बहुत बहस होती थी कि ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसका क्या इसका तरीक़ाकार क्या होना, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो ये इसके बाद में ऑफिस मेमोरेंडम और ये तमाम आइन की जो शिकायत मैंने अभी आइन के आर्टिकल्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं, ये मैं मीडिया में सर्कुलेट कर दूंगा। 8 जुलाई 2020 को हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस विंग की बजट विंग का ये ऑफिस मेमोरेंडम निकला, जिसमें उसी आर्टिकल 84D का हवाला दिया गया कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी पहले जो मुख्तस नहीं किया गया बजट में, उसको डिस्पर्स करने का तरीकाकार यही है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से वो इस्तेमाल किया जाता है और आर्टिकल और आखिर में बजट के दौरान उसकी स्टेटमेंट पेश कर दी जाती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। याद रहे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो हर साल 200 से 300 अरब होती है, उस पर बजट के एंड में पार्लियामेंट वोट करती है, लेकिन जो चार्ज एक्सपेंस है उस पर वोटिंग की आइन इजाज़त नहीं देता और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, जो पाकिस्तान में सूद के ऊपर जो रकम अदा की जाती है वो, तो ये वो, या कोई भी ऐसा कोर्ट जिसने कोई रकम मुख्तस की हो कि पाकिस्तान ने अदा करनी है, उसको भी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर करार दिया गया है। और मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने PCO का हलफ नहीं उठाया अभी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नोट्स आ रहे हैं जिससे लगता है कि जमहूरियत जो है शायद उसकी, मैं बड़े एहतराम से ये बात करता हूँ, मेरे लर्नेड जजेस हैं और मेरे लिए उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उनके नोट से इख्तलाफ करना मेरा हक है। तो कुछ ऐसे नोट्स भी आ रहे हैं जहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे जो आइन के अंदर जमहूरियत की सैंक्टिटी है, शायद उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही उन जजेस की तरफ से जो दी जानी है, और अभी किसी जज ने PCO के तहत हलफ नहीं उठाया। ये वो वाहिद हुकूमत है
जो मार्शल लगे बगैर 20 अरब रुपए का इनकार करके राजा रियाज की पार्लियामेंट में से उसको मुस्तरद करा के अपने इक़्तिदार को लामहदूद करना चाहती है और जमहूरियत का तख्ता उलटना चाहती है। तो इन्हीं के लिए ये आर्टिकल 81D और आर्टिकल 84A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनाया गया था, क्योंकि जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको ये मालूम था कि एक वक्त आएगा कि जब कभी ऐसे बदकार लोग भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे और ऐसे बेशरम लोग पाकिस्तान पे हुक्मरान बन जाएंगे जो अपने इक़्तिदार के लिए 20,000 अरब में से 20 अरब रुपए देने से इनकार करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बाइंड कर दिया और ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, किसी आम लेजिस्लेशन के ज़रिए आइन की किसी शिक को ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि आइन की किसी शिक को आप वैसे भी ख़त्म नहीं कर सकते जो जमहूरियत का तख्ता उल्टे, क्योंकि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इसलिए है कि अल्लाह ताला के बाद इस मुल्क के अंदर जो अल्लाह ताला की मखलूक है वो हुक्मरानी का फैसला करेगी। ये पूरे आइन की हमारी रूह है और ये बुनियाद है जिस पर आइन खड़ा है। कोई एक 20 अरब रुपए का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो राजे रियाज से ये डिसअलाउ कराएंगे वो आइन की इस रूह को ख़त्म नहीं कर सकता, और ना ही कोई डिसेंटिंग नोट, कोई लेटर, कोई ऐसी चीज़ जो है वो इसको कर सकता है। हाँ, पहले माजी में PCO के तहत जजेस ने हलफ उठाए, हाँ माजी में पहले जमहूरियत पे शब खून मारा गया और ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जमहूरी चेहरों को आगे खड़ा करके ये काम कराया जा रहा है। ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ। अब मैं आपको ये भी ज़रा एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि ये 20 अरब रुपये क्या मायने रखते हैं आपके बजट के अंदर। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि PSDP का खर्चा आपका था कुछ 700 अरब इस साल, उसमें से 250 अरब खर्च हुआ अभी तक, 550 अरब की सेविंग वहाँ से है। 7,000 अरब, तकरीबन 7,000 अरब आपका FBR का रेवेन्यू है। 6,000 अरब आपका फेडरल कंसोलिडेटेड डेफिसिट होएगा इस साल। 20,000 अरब जिसमें से 11,000 अरब वफाकी हुकूमत का और बाकी सूबों का खर्चा होगा। 20,000 अरब, और उसमें से 20 अरब कितना बनता है? 0.001%। राउंडिंग ऑफ एरर जो होता है ना, राउंडिंग ऑफ एरर अकाउंटेंट समझेंगे, ये उसमें भी नहीं आता। तो उसको बुनियाद बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूं कि ये आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 81D के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको अमल दरामद करने के लिए चार्ज एक्सपेंडिचर में भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 81C के तहत इलेक्शन कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी इसको करार दिया जा सकता है। ये वो दो एक्सपेंसेस हैं जिस पे पार्लियामेंट में वोटिंग भी नहीं होती। और आर्टिकल 84A के तहत, जिसके तहत हर साल 200 से 300 अरब रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट पास की जाती है, ये उसके अंदर भी शामिल किया जा सकता है। आइन इस पर बड़ा वाज़ेह है। आइन ये इजाज़त नहीं देता कि कोई मुंतखब या गैर मुंतखब हुकूमत भी इलेक्शन का खर्चा रोक के जमहूरियत का तख्ता उलट सके। हमारा आइन इतना कमज़ोर नहीं है। हमारे आइन की रूह जो है वो जमहूरियत के साथ मुंसलिक है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बाकी इनके तमाम हरबे नाकाम हुए हैं जमहूरियत का तख्ता उलटने में, ये वाला जो हरबा है ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 14 मई को सूबे के इलेक्शंस होंगे, और जितनी जल्दी ये इलेक्शंस हो। आज इसहाक डार साहब बड़ी मईशत की तारीफ़ें कर रहे थे। अगर इतनी अच्छी मईशत है तो दे दो ना 20 अरब रुपये भाई। 20 अरब रुपये देते हुए मौत क्यों आ रही है फिर? इमरान खान का इतना डर है, इतना खौफ है कि अपनी 2 ख़ानदानों की इजारादरी को मुकम्मल करने के लिए जमहूरियत और आइन का ही तख्ता उलटने की साजिश है, अदलिया को तकसीम करने की साजिश है, इलेक्शन कमीशन, FIA, NAB, इन सब को मुतनाज़ बनाने की साजिश है। क्यों? क्योंकि 2 ख़ानदानों का सरमाया और उनके ज़ाती मफादात जो हैं वो दाव पर लगे हुए हैं। तो हम ये इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं मियां साहब, अब 2 इश्यूज बन गए हैं। एक तो पहले जो 42 मेंबर्स के साथ पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई थी, एक वो आ गया, और दूसरा आ गया राजा रियाज साहब का बिल। जी, कल जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट तलब करेंगे इलेक्शन कमीशन को 20 अरब के पैसों के मामले पर, PTI भी उसमें फरीक है। आप इन दोनों पे कंटेम्प्ट लगवाने की कोशिश करेंगे कि जो 42 मेंबर्स इनमें अक्सरियत स्पेशल सीट्स पर आई हुई है, 28 वो है, और राजा रियाज साहब, इन दोनों पर आप जाएंगे। अगर ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है 20 अरब के, तो ये दोनों पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की लगवाएंगे कंटेम्प्ट? बिल्कुल हम लगवाने की कोशिश करेंगे। देखिए उसकी वजह ये जो 42 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास की, इसमें से मेरे ख्याल 28 मेंबर्स तो वो हैं कि जो मखसूस नशिस्तों पे आए हैं, ठीक है ना, और बाकी भी उनमें से कोई वज़ीर ही नहीं है। वज़ीर कानून ने अपनी स्किन बचाते हुए ख़ुद उस पर दस्तखत नहीं किए, आप अंदाज़ा लगाएं। वज़ीर ख़जाना ने भी नहीं किए।
तो ये इस रेजोल्यूशन की तो खैर कोई ऐसी वक़्त नहीं है, लेकिन जो ज़ाहिर है कि जो आइन शिकनी करेगा पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया कि जो दस्तूर है उसकी जो बुनियाद है वो जमहूरी निज़ाम है, अगर उसको ज़रब लगाने की कोशिश की जाती है तो जाहिर है कि फिर आर्टिकल 6 जो है वो किस चीज़ के लिए बना था, वो इन्हीं चीज़ों के लिए बना था। अच्छा हमारे साहब, कल इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने 7 मुकदमा तलब किया, कोई 11 मुकदमा आता है जिसमें तनबीह का नोटिस भेजा गया, कल ही परसों, क्या वो पेश होने जा रहे हैं? अभी देख लेते हैं जी, हम अपने वकला से इस पर मशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह शाम तक सूरत हाल आपको वाज़े कर देंगे। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। इमरान खान साहब पे 127 पर्चे हैं कि पता नहीं कितने पर्चे हैं, और उनका जो जिस शख्स ने, नवीद ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उसको वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है। इमरान खान साहब को अभी तक वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी गई। आजकल काफ़ी जगह पे उल्टी गंगा बह रही है, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो ठीक सिमत में अब जा रहे हैं। ये पिछले 11 माह में मईशत का तो बड़ा नुकसान हुआ, 40 लाख लोग भी गुरबत की लकीर से नीचे चले गए, 20 अफराद की आटे की लाइन में लग के जान चली गई। सिर्फ एक अच्छी चीज़ हुई है कि बिखरी हुई कौम इकट्ठी हो गई है, और पूरी कौम को आज मालूम है इमरान खान ने ऐसे शमा लेके हर चीज़ को एक्सपोज कर दिया। ये जो बड़े जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बनते थे, सूट शूट पहन के बाहर सेमिनार्स पे जाते थे, कौन कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है ये भी आज हमारे सामने। कौन ये पीछे पोनिया रख के जो बड़ा अब्राहम लिंकन की तरह तकरीरें करते थे सेनेट के अंदर, वो कितने जमहूरी हैं, वो भी सबको पता लग गया। तो इमरान खान का ये ऑलरेडी एक ऐसा एहसान है पाकिस्तान पे कि जो कभी वापस नहीं किया जा सकता। ये कहेगा कि आमिर शहजाद जो इमरान खान के जो बात उसके मुद्दे भी थे, वो कल जाबाक हो गए हैं, हार्ट अटैक आने के बाद, तो क्या तहकीकात उसकी भी इसी तरह होंगी जिस तरह पहले डॉक्टर रिजवान की? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर रिजवान है, मकसूद चपड़ासी है, और बड़े गवाह हैं जो शरीफ ख़ानदान के केस में पुरसरार तरीके से उनको हार्ट अटैक होता है और वो चल बसते हैं। और जबकि मियाँ साहब जो है उनके प्लेटलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके एकदम ठीक भी हो जाते हैं, यहाँ के नीचे भी आ जाते हैं। हाइड पार्क में वो पेस्ट्रीज़ भी खाते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब सा निज़ाम है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप एक अमीर आदमी ने कोई जुर्म किया और उसके आप गवाह बन जाते हैं तो आपकी जान को ख़तरा है। मतलब SHO का सिर्फ एक यही कसूर था ना कि वो मदई बना एक कत्ल में, और उसने अपनी वर्दी के साथ उसने इंसाफ किया। मेरे मुताबिक तो वो शहीद है। मकसूद चपड़ासी भी इस मुल्क का शहीद कहलाना चाहिए, डॉक्टर रिजवान भी इस मुल्क का शहीद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, और इनकी जानें शायद इसलिए ली गई हों, इस पर तहकीक होएगी, शायद इसलिए ली गई हों क्योंकि ये मसलहत और समझौतेबाजी में नहीं पड़े, ये प्रेशर में नहीं आए। इन्होंने जान की अपनी, इनको मालूम होगा कि हमारी जान को ख़तरा है, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इन्होंने अपने अहद से बेवफाई नहीं की। तो मैं ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, सूट पहनने वाले, जो बाहर सेमिनार्स पे जाके जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि आप भी अपने अहद की वफादारी करें, वरना याद रखिएगा कि तारीख़ में जो लिखा जाएगा ना, वो तारीख़ किसी के साथ रियायत नहीं करती। सर आपने कहा कि जो हुकूमत है, जैसे कि आपने कहा इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, ना तो बजट जो है वो जारी कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज ये होता है कि अभी महज 1 महीना या कुछ दिन बाकी हैं इंतखाबात होने में, 14 मई तक अगर नहीं हो पाते इंतखाबात, तो अगर लाए देखिए ये तो बड़ा सादा सा है। आर्टिकल 81D के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ऑर्डर देना है कि मेरी राय में, तो नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, ऑर्डर ये देना है कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया और इसकी स्टेटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के आगे टेबल कर दी जाए, और दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड, और फौरी तौर के पर फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो तो अदालत ने, मैं समझता हूँ, बड़ा लिहाज किया कि इन्हीं को डिस्क्रेशन दी, वरना अदालत 20 अरब रुपये की एग्जैक्ट ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म भी बना सकती थी। अदालत अब भी इनके साथ बहुत लिहाज कर रही है, लेकिन बहरहाल मैं समझ रहा हूँ इलेक्शन आगे नहीं कराए जा सकते। आइन और दस्तूर को आप पूरी कौम, ये मैंने जैसे पहले बताया कि क्या किसी ने अभी PCO के तहत हलफ ले लिया है? क्या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया है? नहीं लगा ना। तो अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो आइन और कानून का ही राज होएगा, और अवाम जो है वो आइन और दस्तूर के साथ खड़ी होगी। थैंक यू जी। अच्छा, ये आपको मैंने देने हैं कागजात सारों को, ये ले जाएंगे आर्टिकल्स और ये सारा कुछ मैं साहब तुहानू भेजने हैं, तुसी अगे फिर ग्रुप में पा दिए। मुझे आप डाल दें ना, ग्रुप में रख लें।
इसमें सारे वो आर्टिकल्स हैं रेलिवेंट जो मैंने डिस्क्राइब किए और वो मेमो भी है 2020 की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो तरीकाकार बताती है सर।